नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 134 क्वेश्चनों की यह सीरीज है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह और हम आपको बता दें कि यह आप थंबनेल देख कर जान गए होंगे कि किस परीक्षा के लिए है। तो यह TGT, PGT, GIC, LT आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा हॉब्स और चौथा ऑस्टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। गुलामों को बाहर रखने वाले महान विचारक अरस्तु थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा राष्ट्र, तीसरा समाज और चौथा न्याय तंत्र। तो जो सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है वह है आपका राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? पहला है गार्नर, दूसरा लॉस्की, तीसरा गिलक्राइस्ट और चौथा है पॉल जैनेट। तो यह जो कथन है यह है पॉल जैनेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। पहला है मजिस्ट्रेट, दूसरा गुलाम, तीसरा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और चौथा है राजनीतिक विचारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? पहला है नगर, दूसरा सरकार, तीसरा कस्बा और चौथा राज्य। तो जो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है वह है आपका राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो एक। तो जो एक कौन सा शब्द है? पहला है फ्रांसीसी शब्द है, दूसरा यूनानी शब्द है, तीसरा लैटिन शब्द है और चौथा जर्मन शब्द है। तो जो पॉलिटिक्स बना है यह आपका बना है किस भाषा के शब्द से? तो यह बना है आपका यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? पहला है राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, दूसरा है संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, तीसरा है राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, चौथा है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। यह राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? पहला है लोक जीवन, दूसरा राज्य, तीसरा सरकार और चौथा विधि निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक जीवन राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? पहला है शक्ति का अध्ययन, दूसरा अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, तीसरा है मूल्य प्रधान अध्ययन और चौथा है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य प्रधान अध्ययन। तो यह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। इसके अंतर्गत शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन जो है यह राजनीति विज्ञान का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है, तो किसकी एक शाखा है? पहला है भौतिकी विज्ञान, दूसरा प्रकृति विज्ञान, तीसरा पूर्ण विज्ञान और चौथा है समाज विज्ञान। तो जो राजनीति विज्ञान है यह आपकी समाज विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? पहला है राजनीतिक सत्ता से, दूसरा आर्थिक सत्ता से, तीसरा सामाजिक सत्ता से और चौथा है सांस्कृतिक सत्ता से। तो जो राजनीति विज्ञान है यह राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, तो नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्राचीन चीन से, दूसरा प्राचीन मिस्र से, तीसरा प्राचीन यूनान से और चौथा प्राचीन भारत से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर राज्य का संबंध प्राचीन यूनान से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, दूसरा है राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, तीसरा है राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है और चौथा है राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। यही कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? पहला है इल्चमैन, दूसरा है रूडोल्फ, तीसरा है रास्बेल और चौथा है गोल्डहैमर। तो जो राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं उनका नाम है इल्चमैन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए, तो कैसा मापा जाना चाहिए? पहला है देश की राजनीतिक संस्थाओं से, दूसरा है देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, तीसरा है देश के आर्थिक विकास से और चौथा है देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से
लिया गया है, तो पोलिश किस भाषा से लिया गया है? पहला है फ्रांसीसी, दूसरा यूनानी, तीसरा लैटिन और चौथा जर्मन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलिश शब्द यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा से बना है? तो अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्न में बताया है कि तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। पहला है चार्ल्स मेरियम, दूसरा डेविड ईस्टन, तीसरा हेराल्ड लासबेल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं वह उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और हेराल्ड लासबेल ये सब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, यह आप सभी लोग जानते होंगे। यह कई बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में, इसके अलावा एलटी जीआईसी के भी परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। पहला है कोकर, दूसरा सेबाइन, तीसरा गार्नर और चौथा अरस्तु। तो यह जो प्रसिद्ध कथन है यह आपके गार्नर महोदय का है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ राज्य से और अंत राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। तो यह कथन आपका गार्नर का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। पहला है बिलोबी, दूसरा सीले, तीसरा पाल जैनेट और चौथा है गार्नर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका पाल जैनेट। पाल जैनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। पहला है बेंटले का, दूसरा लीकॉक का, तीसरा कैटलिन का और चौथा लास्की का। तो यह जो प्रसिद्ध कथन है यह कैटलिन महोदय का है। कैटलिन महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। तो यह एक कैसा शब्द है? पहला है एक जर्मन शब्द है, दूसरा है एक फ्रेंच शब्द है, तीसरा है एक लैटिन शब्द है और चौथा एक ग्रीक शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो है यह है आपका नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो कौन सा विषय है? पहला है नागरिकता, दूसरा पंचायती राज, तीसरा राज्य और चौथा नगर निगम। तो जो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है वह है आपका नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है
और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? यह कथन किसका है? पहला है ऑप्शन गेटल का, दूसरा मैकाइवर का, तीसरा सर अर्नेस्ट बेन का और चौथा है सिडविक का। तो जो यह परिभाषा दी गई है यह है गेटल महोदय का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। किसका कथन है? पहला है अरस्तू का, दूसरा लास्की का, तीसरा डेविड ईस्टन का और चौथा गार्नर का। तो यह कथन है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन महोदय कहते हैं कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? पहला है सुकरात, दूसरा अरस्तू, तीसरा चाणक्य और चौथा कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तू माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरस्तू को वरीयता देता है। तो अरस्तू किसको वरीयता देता है? पहला है राजतंत्रवादी, दूसरा पॉलिटी, तीसरा लोकतंत्र और चौथा अल्पतंत्रवादी। तो इसका राइट आंसर है अरस्तू जो है वह पॉलिटी को वरीयता देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? पहला है प्लेटो, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा अरस्तू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू। अरस्तू को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? पहला है प्लेटो, दूसरा मार्क्स, तीसरा हेगेल और चौथा अरस्तू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अरस्तू ने माना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तू, तीसरा पॉल जैनेट और चौथा है लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है बेंथम, दूसरा सीले, तीसरा बिलेन और चौथा लीकॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीले ने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? पहला है सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तू और चौथा बिलोबी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलोबी ने राज्य का आवश्यक तत्व जो भूमि को वह नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसीलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? पहला है हीगल, दूसरा गार्नर, तीसरा जोड और चौथा बोसांके। तो यह कथन है हीगल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, चाहे आए
चाहे पूछे पदक्षेप है, या पूछे पदक्रम है, या पूछे पृथ्वी पर पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो यह सभी जो है यह किसके साथ संबद्ध है? तो यह कथन आपका हीगल महोदय के साथ संबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह बहुत ही बार प्रतियोगी परीक्षा यानी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो अभी हमने बताया कि ईश्वर का अवतरण पूछे या पदक्षेप पूछे या पदक्रम पूछे। पहला है हीगल, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा हाब्स। तो यह आपका उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हीगल का यह कथन है। अगला है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? पहला ऑप्शन आपके सामने है गार्नर, दूसरा सीले, तीसरा रॉबर्ट डहल और चौथा गैटिल। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह रॉबर्ट डहल के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति कैसी है? पहला है प्रभाव, दूसरा ज्ञान, तीसरा धन और चौथा सत्ता। तो इसका राइट आंसर है औचित्यपूर्ण शक्ति जो है यह सत्ता के समान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार। तो मैकियावेली के अनुसार इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी है। दूसरा है, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। तीसरा है, व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी है, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? पहला है नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण। दूसरा है राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है। तीसरा है ऐतिहासिक विधि और चौथा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। यानी अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है। तो नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण ये सही है। राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, यह भी सही है। और ऐतिहासिक विधि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? पहला है रूसो, दूसरा मैकियावेली, तीसरा मार्क्स और चौथा महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया। अगला क्वेश्चन है, सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? पहला है मैकियावेली, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा लॉस बेल और चौथा बेकर। तो इसका राइट आंसर है सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम मैकियावेली ने दी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा मैकियावेली और चौथा हाब्स। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था
वह कौन है? पहला है मैकियावेली, दूसरा T.H. ग्रीन, तीसरा प्लेटो और चौथा रूसो। तो इसका राइट आंसर है मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? पहला है आर्ट ऑफ वार, दूसरा है दी डिस्कोर्सेज ऑन लिबी, तीसरा है द प्रिंस और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी मैकियावेली के विचार को द आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिबी और द प्रिंस, इससे इनके विचार की पूर्ण स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो यह किसका कथन है? पहला है M.N. श्रीनिवास, दूसरा है मायरन बीनर, तीसरा है रजनी कोठारी और चौथा है मॉरिस जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजनी कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? पहला है प्लेटो, दूसरा बोधा, तीसरा मैकियावेली और चौथा हॉब्स। तो राज्य शब्द का आधुनिक काल में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मैकियावेली हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली समर्थक था, तो मैकियावेली किसका समर्थक था? पहला है अभिजात तंत्र का, दूसरा राजतंत्र का, तीसरा लोकतंत्र का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मैकियावेली था यह आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी मैकियावेली इसमें से किसी का समर्थक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह किसने कहा है? पहला है मैकियावेली, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु और चौथा J.S. मिल। तो यह कथन कहा है मैकियावेली ने कहा है कि राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? पहला है मैकियावेली, दूसरा बोधा, तीसरा हॉब्स और चौथा लॉक। तो यह कथन है मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? पहला है एडमंड बर्क का, दूसरा अरस्तु का, तीसरा मैकाइवर का और चौथा मॉर्गन का। तो यह परिभाषा एडमंड बर्क ने दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो, दूसरा अंधारवादी सिद्धांत बर्क, तीसरा उदारवादी सिद्धांत प्लेटो और चौथा है सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। तो इसमें आपको सही नहीं है, आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो ने नहीं दिया बल्कि प्लेटो ने आदर्शवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो का है, यह सही है।
अंधारवादी सिद्धांत बर्क ने दिया, यह भी सही है। और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो ने दिया, यह भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि? तो उसको आदर्शवादी सिद्धांत का जनक क्यों माना जाता है? पहला है, उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। दूसरा, उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। तीसरा है, वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया। और चौथा है, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। तो यह कथन जो है इसमें प्लेटो ने जिसको सही माना है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल। दूसरा, सुख एवं दुख गणक यंत्र बेंथम। तीसरा है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर। और चौथा है, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद या एंजल से संबंधित नहीं है। इसके अलावा सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल से संबंधित है। बेंथम सुख एवं दुख गणक यंत्र नामक यंत्र को बताया। और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद यह स्पेंसर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। पहला है रूसो का, दूसरा बार्कर का, तीसरा कैटलिन का और चौथा फास्टर का। तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह कथन किसका है? पहला है अरस्तु, दूसरा बोधा, तीसरा ग्रीन और चौथा रूसो। तो यह कथन रूसो से संबंधित है, ऊपर वाले प्रश्न में इसका जिक्र किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? पहला है साम्राज्यवाद का, दूसरा नगर राज्यों के विनाश का, तीसरा अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का और चौथा है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? पहला है मार्क्स, दूसरा अरस्तु, तीसरा लॉक और चौथा प्लेटो। तो इसके समर्थक जो है वह प्लेटो हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीबियों के साम्यवाद की वकालत किसने की? पहला है प्लेटो, दूसरा अरिस्टाटल, तीसरा सेक्रेटस और चौथा कार्ल मार्क्स। इसकी जो वकालत करता है बीबियों के साम्यवाद की, यह प्लेटो करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला है दार्शनिक का शासन, दूसरा अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, तीसरा नर नारी के समान अधिकार और चौथा पुरुष प्रधान परिवार। तो जो इसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की विशेषता नहीं बताया है वह है ऑप्शन नंबर डी, पुरुष प्रधान परिवार का। इसके अलावा प्लेटो ने दार्शनिक का शासन
अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद और नर नारी के समान अधिकार की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित हैं, तो किसके बीज निहित हैं? पहला है उपयोगितावाद का, दूसरा समाजवाद का, तीसरा फांसीवाद का और चौथा है उक्त सभी का। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी का, यानी प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद का, समाजवाद का और फांसीवाद के बीज निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह किसने कहा है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा एम.के. गांधी, तीसरा अरस्तु और चौथा प्लेटो। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह आपके प्लेटो महोदय ने दिया है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? पहला है लियो ट्रास, दूसरा है बर्लिन, तीसरा हन्ना आरेंट और चौथा है कार्ल पॉपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? पहला है प्लेटो का, दूसरा अरस्तु का, तीसरा सेबाइन का और चौथा डनिंग का। तो यह कथन है प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सही सुमेलन कीजिए। तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो चलिए इसमें सही सुमेलित कर लेते हैं। पहला है मैकियावेली। तो मैकियावेली ने क्या कहा है? तो मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए, यानी मैकियावेली का आएगा आपका 3 नंबर। उसके बाद मिल आते हैं। तो मिल का आपका आएगा, मिल कहते हैं कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, यानी मिल का आएगा 4 पर, बी का 4। और ग्रीन, सी का ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं कि इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम, बेंथम कहते हैं कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो इसका मिलान कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। तो जो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत है यह किसने दिया है? तो यह हो जाएगा आपका बोसांके ने दिया है। अगला है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। तो यह आपका कैल्सन का हो जाएगा। अगला है दार्शनिक उग्रवाद। तो दार्शनिक उग्रवाद यह आपका बेंथम का होगा। उसके बाद अगला है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो यह है मैकियावेली का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2 और 1।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है हीगल, दूसरा रूसो, तीसरा लॉक और चौथा हाब्स। तो यह कथन आपका हाब्स महोदय ने दिया है। हाब्स ने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अगला है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? पहला है राज्य अपने में एक साध्य है, दूसरा है राज्य साध्य का एक साधन है, तीसरा राज्य साधन और साध्य दोनों है, और चौथा है राज्य न साधन है न साध्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य साध्य का एक साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? पहला है बिलोबी, दूसरा लास्की, तीसरा डायसी और चौथा महात्मा गांधी। तो यह लास्की ने कहा है कि राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य साधन है साध्य नहीं है, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला है उदारवाद का, दूसरा व्यक्तिवाद का, तीसरा फांसीवाद का और चौथा वैज्ञानिक समाजवाद का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद का। राज्य साधन है साध्य नहीं है, यह सिद्धांत उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? पहला है लॉर्ड ब्राइस का, दूसरा ए.बी. डायसी का, तीसरा जैलीनॉक का और चौथा जी.बी. शाह का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जैलीनेक ने कहा है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें चलिए आपको मिलान करते हैं। पहला है का मैं राज्य हूँ। तो मैं राज्य हूँ यह कथन लुई 14वां कहता है कि मैं राज्य हूँ। राज्य व्यक्ति से पहले है, तो राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसने कहा है? यह अरस्तु ने कहा है। अगला है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो यह F.W.G. हीगल का है। अगला है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो यह प्लेटो ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 4 और 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? पहला है प्लेटो, दूसरा सुकरात, तीसरा अरस्तु और चौथा है सेंट थॉमस एक्विनास। तो यह जो कथन है यह है आपका प्लेटो महोदय ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा थॉमस एक्विनास, तीसरा है चौथा है मैकियावेली। तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? पहला है अरस्तु ने, दूसरा मार्क्स ने, तीसरा लॉक ने और चौथा ग्रीन ने। तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम जो है यह आपका अरस्तु महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया? पहला है लोकतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा निरंकुश तंत्र और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र को वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? पहला है निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, दूसरा है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, तीसरा धार्मिक प्रभाव के आधार पर और चौथा है आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कैसा है? पहला है दैवी इच्छा का परिणाम है, दूसरा बल और भय का परिणाम है, तीसरा केवल राजनैतिक और धार्मिक संयोग है और चौथा है विकास का परिणाम है। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य। तो अरस्तु के अनुसार राज्य कैसा है? पहला है परिवार का व्यापक रूप, दूसरा है नैतिक और प्राकृतिक संस्था, तीसरा है जनता के मध्य समझौते का परिणाम और चौथा है जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु के अनुसार राज्य नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा? तो आदमी कहिए या मनुष्य, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह किसने कहा? पहला है अरिस्टाटल यानी अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा रूसो और चौथा लास्की। तो यह कथन अरिस्टाटल यानी अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला है जेम्स प्रथम, दूसरा रॉबर्ट फिल्मर, तीसरा लुई 14वें और चौथा पोप प्रथम। तो मैं ही राज्य हूँ यह कथन कहा है लुई 14वें ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है यह कथन किसका है? पहला है हीगल, दूसरा बोसांके, तीसरा कांट और चौथा है ग्रीन। तो यह जो कथन संबंधित है यह है ग्रीन का। ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? पहला है मिल, दूसरा ग्रीन, तीसरा हॉब्स और चौथा है हीगल। तो यह कथन ग्रीन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है आदर्शवादी, दूसरा मार्क्सवादी, तीसरा यथार्थवादी और चौथा विकासवादी। तो
शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह आपका आदर्शवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पहला है मार्क्स ने, दूसरा J.S. मिल ने, तीसरा बोसांके ने और चौथा है T.H. ग्रीन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, T.H. ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा है? पहला है प्लेटो, दूसरा ग्रीन, तीसरा हॉब्स और चौथा मैकियावेली। तो यह कथन ग्रीन का है। ग्रीन महोदय कहते हैं कि संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद कैसा है? पहला है राज्य का समर्थक, दूसरा राज्य के विरुद्ध, तीसरा राज्य व व्यक्ति का समर्थक और चौथा व्यक्ति का समर्थक। तो जो आदर्शवाद है यह राज्य का समर्थक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? पहला है गिलक्राइस्ट की, दूसरा गार्नर की, तीसरा मेटलैंड की और चौथा है बकल की। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह मेटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? पहला है मेटलैंड, दूसरा बकल, तीसरा लीकॉक और चौथा गेटल। तो यह कथन है बकल महोदय ने कहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? पहला है अरस्तु, दूसरा जेलिनेक, तीसरा लॉर्ड ब्राइस और चौथा है F.W. मेटलैंड। तो जिसने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हुए हैं F.W. मेटलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। तो यह किसका आरोपण है? पहला है व्यक्तिपरक, दूसरा अराजकतावादी, तीसरा आदर्शवादी और चौथा है मार्क्सवादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? पहला है उद्यमिता, दूसरा क्षुधा या उत्पादन, तीसरा शौर्य और चौथा है विवेक। तो जो प्लेटो है इन्होंने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है। इसके अलावा क्षुधा या उत्पादन को, विवेक को और शौर्य को इन्होंने अधिक महत्व प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो प्लेटो के अनुसार जनसंख्या राज्य की कितनी होनी चाहिए? पहला है 1900,
दूसरा है 5040, तीसरा है 10,000 और चौथा है 1,00,000। तो अरस्तु ने जो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की है वह 5040 व्यक्ति निर्धारित की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? पहला है कानून व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा श्रम कानून बनाना, तीसरा दीवानी मामलों को निपटाना और चौथा है मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो वुडरो विल्सन के अनुसार इसका जो सही आंसर है वह है श्रम कानून बनाना, यह ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? पहला है मैकाइबर, दूसरा गार्नर, तीसरा गैटेल और चौथा है मॉर्गन। तो यह कथन जो है यह गार्नर महोदय ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? पहला है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, दूसरा है पुस्तकालयों की व्यवस्था, तीसरा है कानून व्यवस्था का प्रबंध और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो जो मैकाइबर कहते हैं उन्होंने साहित्य एवं कला पर नियंत्रण से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, इन्हीं का इन्होंने समर्थन किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, इस उद्धरण के लेखक हैं। तो यह कथन किसका है? पहला है प्लेटो का, दूसरा अरस्तु का, तीसरा अज्ञात यूनानी विचारक का और चौथा सोफिस्ट का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? पहला है हीगल, दूसरा लॉस्की, तीसरा सेबाइन और चौथा ग्रीन। तो यह जो कथन है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी सेबाइन का। सेबाइन ने अरस्तु का आदर्श राज्य है, यह प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह कथन सेबाइन का है। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? पहला है मैक्स वेबर ने, दूसरा लॉस्की ने, तीसरा डेविड हेल्ड ने और चौथा है लॉस बेल ने। तो यह कथन लॉस बेल ने कहा है कि राज्य एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? पहला है MP फॉलेट का, दूसरा हीगल का, तीसरा प्लेटो का और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन जो है यह हीगल का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? पहला है समाजवादी राज्य, दूसरा पुलिस राज्य, तीसरा कल्याणकारी राज्य और चौथा सर्वोदय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं है? पहला है हॉब्स, दूसरा मिल, तीसरा बेंथम और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। ग्रीन ने राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? पहला है मैकाइवर से, दूसरा ऑस्टिन से, तीसरा हॉब्स से और चौथा क्रैब से। तो राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, यह कथन जो है यह मैकाइवर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है, यह कथन किसका है? पहला है वारकर का, दूसरा ब्राइस का, तीसरा डुगर्जर का और चौथा है थॉमस हेयर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बारकर ने कहा है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। तो भूमंडलीकरण का तात्पर्य बताना है कौन सा सही है। पहला है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, दूसरा संप्रभु राज्यों का अंत, तीसरा क्षेत्रवाद और चौथा विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो जिसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांट, दूसरा है राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोसांके, तीसरा है राज्य समुदायों का समुदाय, ग्रीन और चौथा है मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लाख। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, यह लाख ने कहा है। इसके अलावा ये तीनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाख के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लाख ने पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा धर्म का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा संपत्ति का अधिकार। तो जो लाख महोदय हैं इन्होंने तीन प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, अधिकार दिया है। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो इसमें से पूछा है अधिकार नहीं है, तो लाख ने धर्म का अधिकार नहीं दिया है, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल। तो प्राकृतिक अवस्था में लाख के अनुसार क्या प्राप्त था? पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा प्राकृतिक अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार और चौथा धार्मिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा वह है प्राकृतिक अधिकार। तो लाख के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था।
अगला क्वेश्चन है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? पहला है लास्की का, दूसरा मार्क्स का, तीसरा मैकाइवर का और चौथा डुग्बी का। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर ने कहा है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्की के अनुसार राज्य है। तो लास्की के अनुसार कैसा राज्य है? पहला है समाज और संघ का अधिपति, दूसरा समाज का सेवक, तीसरा समाज के साथ समरूप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लास्की के अनुसार जो है समाज का सेवक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? पहला है लीकॉक का, दूसरा मैकाइवर का, तीसरा जैक्स का और चौथा है गैटल का। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह मैकाइवर के द्वारा दी गई है। मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। तो मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होता था? पहला है सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, दूसरा है सबसे बड़ी महिला सदस्य, तीसरा है राजा द्वारा नियुक्त किया गया और चौथा है प्रमुख पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया। तो जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख होता था वह आपका होता था सबसे बड़ी महिला सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहला है लोक कल्याणकारी राज्य, दूसरा अनिवार्य सेवा राज्य, तीसरा लोकतांत्रिक राज्य और चौथा आदर्शवादी राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोक कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं। पहला है पुलिस राज्य, दूसरा एक कल्याणकारी राज्य, तीसरा है एक हस्तक्षेप राज्य और चौथा है एक तंत्री राज्य। तो आधुनिक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग है? पहला है सरकार, दूसरा संप्रभुता, तीसरा भूभाग और चौथा कानून। तो जो राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, तो राज्य का आवश्यक अंग इसमें आपका कानून नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं, सरकार, संप्रभुता, निश्चित भूभाग और जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? पहला है जनसंख्या, दूसरा धर्म, तीसरा भूभाग और चौथा है संप्रभुता। तो जो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है वह है धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग खांड गुण का भाग नहीं है? पहला है संधि विग्रह, दूसरा यान आसन, तीसरा द्वैधी भाव संधि
और चौथा खड़यंत्र पंचशील। तो जिसमें खांड गुड़ का भाग नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़यंत्र और पंचशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? पहला है स्वामी, दूसरा पुरोहित, तीसरा पुर और चौथा कोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत पुरोहित नहीं आता। इसके अलावा जो राज्य के 7 अंग हैं वह हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? पहला है रूसो, दूसरा मनु, तीसरा कौटिल्य और चौथा गांधी। तो जो सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह कौटिल्य जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनु की खांड गुड़ नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? पहला है शांति, दूसरा व्यवहार, तीसरा संश्रय और चौथा विग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मन की खांड गुड़ नीति के अंतर्गत व्यवहार सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा मनु ने संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव को सम्मिलित किया था खाड़ी गुड़ी नीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन राज्य नहीं है। पहला है राजस्थान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश और चौथा श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य नहीं है बल्कि ये राज्यों का एक घटक है। राज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। अब संप्रभुता क्या होती है? तो जो वाह एक देश यानी वाह बाहरी देश के साथ जो अपनी बात यानी को रखने के लिए स्वतंत्र होता है वही संप्रभुता कहलाता है। तो यह राजस्थान जो है सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसीलिए यह राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? पहला है सर्वसत्ता, दूसरा खजाना, तीसरा सेना और चौथा राजा। तो जो राज्य का मूल तत्व है वह है सर्वसत्ता। इसको और अन्य नामों से जानते हैं, जैसे संप्रभुता भी इसका एक अन्य नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वसत्ता। अगला है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो कौन सा तत्व है? पहला है भूभाग, दूसरा जनता, तीसरा सर्वोच्च सत्ता और चौथा जो है यह है राष्ट्रीयता। तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है सर्वोच्च सत्ता। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा राष्ट्रसंघ और चौथा बांग्लादेश। तो जो इसमें राज्य नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रसंघ जो है यह राज्य नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश यह सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? पहला है कांट, दूसरा टी.एच. ग्रीन, तीसरा हीगल और चौथा जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
हीगल ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? पहला ऑप्शन है पेरेटो, दूसरा मैकाइवर, तीसरा ब्राइस और चौथा चार्ल्स मेरियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर ने समाज एवं राज्य में विभेद किया है। अगला क्वेश्चन है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता दिखाई देती है। तो यह कहाँ पर विशेषता दिखाई देती है? पहला है समाजवाद में, दूसरा साम्यवाद में, तीसरा उदारवाद में और चौथा सर्वाधिकारवाद में। तो यह जो विशेषता दिखाई देती है यह सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? पहला है समाज को, दूसरा राष्ट्र को, तीसरा राज्य को और चौथा संसार को। तो इसका राइट आंसर है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से राज्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है, तो इस वक्तव्य का संबंध किससे है? पहला है व्यक्तिवादियों से, दूसरा आदर्शवादियों से, तीसरा अराजकतावादियों से और चौथा है मार्क्सवादियों से। तो जो यह वक्तव्य है यह आदर्शवादियों के साथ जुड़ा हुआ है। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? पहला है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, दूसरा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, तीसरा राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था और चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित हैं? तो जो सॉफ्ट, इसमें पहला ऑप्शन है कार्ल डायच, दूसरा गुन्नार मेडल, तीसरा है लेनिन और चौथा है रूसो। तो जो सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित हैं वह आपके हैं गुन्नार मेडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य है? पहला है शहर राज्य का, दूसरा रोमन साम्राज्य का, तीसरा पवित्र रोमन साम्राज्य का और चौथा है सभी तीनों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवित्र रोमन साम्राज्य का। यानी सामंतशाही प्रबल वैशिष्ट्य जो था वह पवित्र रोमन साम्राज्य का था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? पहला है संप्रभुता कहलाता है, दूसरा सत्ता कहलाता है, तीसरा वैधता कहलाता है और चौथा राज्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए
मिलान करते हैं दर्शन शास्त्र। तो जो दर्शन शास्त्र है यह आपका हो जाएगा मन, यानी पहले का 4। दूसरा है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान जो है इसका संबंध हो जाएगा शक्ति से, यानी फिर 3। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का संबंध जो है यह हो जाएगा व्यापार। इसके बाद समाजशास्त्र का संबंध होगा स्तर विन्यास 1, यानी 4 3 2 और 1। यह कौन सा आएगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर अब समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। थैंक यू।